जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, लेक्चर 12 में हमने देखा था कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जिस तरह हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर की 3 कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हमारी नेक्स्ट सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन मीटर को हमने वाइंड अप कर लिया था। तो आज सेम टू सेम थीम इसका भी वही है जिस तरह हमारी कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का थीम था कि हम सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी फिगर पर डिस्कशन करेंगे। ओके हो गया, दो स्टेप हो गए, मतलब डेफिनेशन, फिगर डिस्कशन हो गई। इसके बाद फिर वही इसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट पे इसके यूजेस हैं, वो देख के टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये क्या होती है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमें नेम से भी पता चल रहा है, कॉमन बेस के बेस कॉमन हो। कॉमन होने के क्या मीनिंग है कि यानी बेस टर्मिनल जो है वो इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के बिटवीन लाई कर रहा हो। कि एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बेस टर्मिनल जो होता है वो कॉमन लिया गया हो बिटवीन इनपुट लूप एंड आउटपुट लूप, तो उसे हम नेम क्या देते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम डेफिनेशन ऑलरेडी ये कर चुके थे कि configuration in which base terminal is grounded between input circuit or loop and output circuit or loop is called common base configuration। और जो कि base grounded होती है इस वजह से इसका सेकंड नेम क्या है, grounded base configuration भी इसे कहते होते हैं। बात समझ आ गई, इसका नेम क्या है, grounded base configuration। अब आपको पता है कि ट्रांजिस्टर का यूनिवर्सल रूल क्या होता है कि हमेशा मीटर बेस जंक्शन को क्या किया जाता है, फॉरवर्ड बाइस, और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या किया जाता है, रिवर्स बाइस। अब खुद सोचें, यहाँ पे बेस जो है कहाँ पे लाई कर रही है, बेस तो सेंटर में लाई कर रही है जिसे हमने ग्राउंड किए हुआ है। आउटपुट किससे लेनी है, आउटपुट कलेक्टर से। तो इनपुट सिग्नल किस पे लिया जा रहा है, अमीटर पे। इट मींस कि अमीटर अमीटर और बेस पर इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है। बात समझ आ गई, अमीटर और बेस पर इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि आउटपुट सिग्नल किससे रिसीव हो रहा है, हमारे पास कलेक्टर और बेस से रिसीव हो रहा है। ओके हो गया, मीटर और बेस पर इनपुट सिग्नल और कलेक्टर और बेस पर आउटपुट सिग्नल लिया जा रहा है। और मीटर बेस जो इनपुट सर्किट है हमारा, इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बाइस किया जाएगा, जबकि आउटपुट सर्किट को क्या किया जाएगा, रिवर्स बाइस किया जाएगा। देखते हैं जी इसकी फिगर देखें। ये एक फिगर में देखें तो सबसे पहले ये देखें कि ये एक हमारे पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर जिसमें बेस टर्मिनल जो है वो ये सेंटर में है, और इनपुट सिग्नल इधर एमीटर पे दिया जा रहा है और आउटपुट सिग्नल किससे लिया जा रहा है, कलेक्टर से लिया जा रहा है। और अगर ये देखें तो ट्रांजिस्टर कौन सा यूज हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। एरोहेड जो है ये अवे फ्रॉम द बेस है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहला काम कि आपने अमीटर, ये अमीटर है और ये बेस है, अमीटर बेस को क्या करना होता है, फॉरवर्ड बाइस करना होता है। अमीटर एन है तो फॉरवर्ड बाइस में नेगेटिव को नेगेटिव से, ये देखिए नेगेटिव को नेगेटिव से, और बेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो ये अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो गया। और बैटरी जो है ये चूंकि अमीटर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो इसे हमने नेम क्या दे दिया, VEE, अमीटर टू एमीटर वोल्टेज। और RE रेजिस्टेंस जो कि अमीटर के साथ कनेक्टेड है तो इसे हमने नेम क्या दिया है, RE, अमीटर रेजिस्टेंस। ओके हो गया। इस तरह देखें तो कलेक्टर बेस को हमने रिवर्स बाइस करना है, और कलेक्टर क्या है, कलेक्टर फिर एन है, रिवर्स बाइस करना है, अपोजिट कनेक्शन करने हैं। अगर ये एन है तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा। ये देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, बेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव से इधर से कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो ये देखें कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। और बैटरी किस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, कलेक्टर के साथ, तो इसे नेम क्या दे दिया, VCC, कलेक्टर टू कलेक्टर वोल्टेज। और रेजिस्टेंस भी जो कि कलेक्टर के साथ अटैच है तो इसे हमने नेम क्या दिया है, कलेक्टर रेजिस्टेंस, RC का। ओके हो गया। और अगर करंट की डायरेक्शन को देखा जाए तो यहाँ पे भी देखिए तो कन्वेंशनल करंट का फ्लो हो रहा है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो ये बेस करंट देखें, जो बेस की तरफ मूव कर रहा है वो बेस करंट है, जो अमीटर टर्मिनल की तरफ जा रहा है वो क्या है, अमीटर करंट है। इस तरह यहाँ पे देखें आउटपुट लूप में अगर देखा जाए, आउटपुट लूप में देखें तो इधर भी आपने कन्वेंशनल करंट का फ्लो करवाना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का अबव टॉप टर्मिनल पॉजिटिव है और ये बॉटम वाला नेगेटिव है, तो इधर से करंट कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज लूप बनेगा। तो ये कलेक्टर करंट जो है ये कलेक्टर टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ओके हो गया। और इसी तरह ये देखें तो ये यहाँ पे VBE वोल्टेज है, VBE पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और उधर VCC, इधर आउटपुट लूप में देखिए तो VCB है, ये भी पॉजिटिव से इधर से, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आए तो पहले कलेक्टर आता है फिर बेस आता है, इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए तो पहले बेस आती है और फिर क्या आता है, एमीटर आता है। तो और इसी तरह यहाँ पे देखिए तो ये इनपुट सर्किट हो गया, या आउटपुट सर्किट हो गया। तो आपको फिगर को याद रखने के लिए इस तरह और ज्यादा ईजी हो जाएगा कि इनपुट साइड पे भी आपने तीन चीजें लगानी है, आउटपुट सर्किट में भी तीन चीजें लगानी है। वो तीन कौन सी हैं, तीनों कॉमन है, याद रखें। इनपुट साइड पे भी एक बैटरी लगाई, आउटपुट साइड पे भी एक बैटरी लगाई,
अच्छा, इनपुट साइड में भी बैटरी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाई, आउटपुट साइड पे भी बैटरी के सीरीज में क्या लगाई, एक रेजिस्टेंस लगाई। इस तरह इनपुट साइड पे एक कपलिंग कैपेसिटर लगाया, ये देखिए CC1 कपलिंग कैपेसिटर अटैच की है, और आउटपुट साइड पे भी क्या अटैच की है, कपलिंग कैपेसिटर अटैच की है। हो गया, बात समझ आ गई। और चूंकि बेस कॉमन है तो इसे हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ओके हो गया। अच्छा, अब मेन एक इंपॉर्टेंट चीज जरा फिगर में देखें तो हमने ये इनपुट पे ये यहाँ से इनपुट सिग्नल मिल रहा है, इसे AC सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है। पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे शेडेड है कि पॉजिटिव साइकिल यानी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैंने बताया था ट्रांजिस्टर के बेसिकली दो यूजेस होते हैं, एक तो ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है और एक इससे स्विचिंग का काम लिया जाता है, एक एम्पलीफिकेशन का और एक स्विचिंग का। तो एम्पलीफिकेशन का चूंकि ये काम करता है तो देखें पॉजिटिव साइकिल दिया है, लेकिन इसने पॉजिटिव साइकिल ही में दिया है और वो भी एम्पलीफाई करके। एम्पलीफाई मीन कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ मीन कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता होता है। अच्छा, लेकिन एक और बात देखें तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर फेज शिफ्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा। कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया था, बट यहाँ पे कोई 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फेज रिवर्सल नहीं है। आप पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं, आउटपुट पे पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है, लेकिन वो एम्पलीफाई होके मिल रहा है। ओके हो गया। तो लें जी, हमने फर्स्ट देख लें। फर्स्ट पे हमने बात की कि हमने डेफिनेशन को क्लियर करना है। सेकंड पॉइंट पे फिगर डिस्कशन थी, फिगर को भी हमने देख लिया, फिगर डिस्कशन भी थोड़ी बहुत कर लिया, अभी और भी थोड़ी करते हैं। देखिए तो हमारा इनपुट करंट जो है, आप इसमें याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात। मेरे प्रीवियस टॉपिक में ना कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी काइंडली, जिसकी मैं यहाँ पे एक्सक्यूज करता हूँ। उसकी रीजन ये थी कि देखिए मैंने आपको बताया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को वाइडली यूज क्यों करते हैं, ड्यू टू इट्स हाई पावर गेन। कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में याद रखिए तीनों हाई होते हैं, पावर गेन भी हाई होता है, करंट गेन भी हाई होता है, वोल्टेज गेन भी, उसके तीनों गेन हाई होते हैं, इस वजह से उसको वाइडली यूज किया जाता है। अच्छा, अगर कॉमन बेस की बात करें तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि कॉमन बेस का करंट गेन हाई होता है, लेकिन नहीं, कॉमन बेस का करंट गेन नहीं हाई होता। मेरे से भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, याद रखें कॉमन बेस जो है ना, कॉमन बेस का वोल्टेज गेन हाई होता है। आपने वो पीवीसी वाली पीसीवी वाली माइंड में नहीं रखनी बात, बल्कि क्या रखनी है, पीवीसी वाली रखनी है। पी मतलब कॉमन मीटर का पावर गेन हाई है, वी कॉमन बेस का वोल्टेज गेन हाई है, और कॉमन कलेक्टर का करंट गेन हाई है। तो अब अगर इस पे बात करें तो मैंने बताया कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका वोल्टेज गेन हाई है, लेकिन करंट गेन इसका यूनिटी से लेस होता है। याद रखें, या यूनिटी होता है या यूनिटी से लेस होता है, ये दो बातें होती हैं। किस तरह लेस होता है वो देखते हैं। आपको पता है क्या मीटर करंट क्या होता है? मीटर करंट जो होता है वो सबसे लार्जर होता है। मीटर करंट हमने देखा था प्रीवियस टॉपिक में कि मीटर करंट इज द सम ऑफ, मीटर करंट जो होता है, मीटर करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ओके हो गया। इट मींस मीटर करंट तो लार्जर करंट है, कलेक्टर करंट मीटर करंट के साथ कंपेयर किया जाए तो कलेक्टर करंट तो मीटर करंट से क्या होगा, लेस होगा। और अगर जब करंट गेन लिया जाता है तो करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। ओके हो गया। इस तरह यहाँ पे जरा एक प्रीवियस फिगर में ये बातें कवर कर लें यहाँ पे, ताकि आपको ये फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना करें। इनपुट करंट क्या है, ये देखिए इनपुट करंट है IE, इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है, IC। माइंड में रखिएगा, ये हमारे इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ। इनपुट पैरामीटर्स ये इनपुट करंट एमिटर करंट है। इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE बेस टू मीटर वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट। आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCB। अब ये माइंड में रखने हैं चार पैरामीटर, दो इनपुट पैरामीटर्स हैं और दो आउटपुट। तो लेकिन हम बात कर रहे थे कि करंट गेन पे, कि करंट गेन इसका यूनिटी या यूनिटी से लेस होता है। तो मैंने कहा कलेक्टर करंट चूंकि लेस होता है मीटर करंट से, तो जब करंट गेन लिया जाता है तो करंट गेन का क्या फार्मूला है, करंट गेन होता है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, यानी कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट। तो कलेक्टर करंट चूंकि लेस है, न्यूमरेटर जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से, इस वजह से इसका करंट गेन जो है वो यूनिटी से लेस होता है। तो याद रखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, इसका जो करंट गेन होता है वो हमेशा लेस होता है यूनिटी से, या यूनिटी होता है। तो इस वजह से इन अदर वर्ड्स द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अटेन्युएट्स द इनपुट सिग्नल। अटेन्युएट्स का मतलब होता है कम ज्यादा करना, कि इनपुट सिग्नल में वेरिएशंस जो है वो हम ला सकते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ओके हो गया। अच्छा, अब ये बात हम ऑलरेडी अब देख चुके हैं कि इसमें कोई फेज रिवर्सल जो है या फेज शिफ्ट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता। अच्छा, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की वो हाई होती है। याद रखें आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है, रिवर्स बाइस है। क्योंकि बेस तो सेंटर में है ना, कॉमन है, तो कलेक्टर बेस क्या हो गया, रिवर्स बाइस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस वहां पे क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू इनपुट रेजिस्टेंस। दिस प्रोड्यूसेस अ लार्ज वोल्टेज गेन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये लार्ज वोल्टेज गेन प्रोड्यूस करता है, क्लियर, एंड हेंस द लार्ज पावर गेन भी। लेकिन करंट गेन इसका याद रखे वो लेस होता है। लेकिन ना यहाँ पे वोल्टेज गेन भी इसका हाई है, पावर गेन भी हाई है, लेकिन करंट गेन जो है वो लो है। लेकिन कॉमन एमिटर के तीनों हाई होते हैं, वोल्टेज गेन भी, पावर गेन भी और करंट गेन भी, इस वजह से उसको वाइडली यूज किया जाता होता है। बात समझ आई। तो ये यहाँ पे जिस तरह
मैंने लास्ट में बताया था कि कॉमन मीटर का पावर गेन हाई होता है, कॉमन बेस का वोल्टेज गेन हाई होता है और कॉमन कलेक्टर का करंट गेन। तो इस तरह आपने माइंड में रखनी है ये बात। लेकिन जी तो अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया कि फर्स्ट स्टेप में इंट्रो कर लेंगे, डेफिनेशन हो जाएगी, सेकंड में फिगर डिस्कशन हो जाएगी और थर्ड पे हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे मूव करते हैं। तो इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें टू सेट ऑफ कर्व्स रिक्वायर्ड होंगी और दोनों में से एक को नाम क्या देंगे, एक को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का और एक को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो लेंगे अब हम फिर अगेन इनको देखते हैं कि इनके भी फर्दर थ्री स्टेप्स होंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के भी 3 स्टेप होंगे और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के भी 3 स्टेप होंगे। अब जरा आप खुद सोचें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, बेस तो सेंटर में है, इनपुट किस पे प्रोवाइड की जा रही है, इनपुट सिग्नल एमिटर को मिल रहा है और आउटपुट किससे ली जा रही है, कलेक्टर से ली जा रही है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में पहला स्टेप जो है वो एमिटर सेट ऑफ कर्व होगा और आउटपुट पे किससे ले रहे हैं आउटपुट, कलेक्टर, तो उधर कलेक्टर सेट ऑफ कर्व होगा। लेकिन ये देखते हैं पहला क्या होगा, थ्री होने हैं ना स्टेप फर्दर, हमने अगर इनको फर्दर कैटेगराइज करें तो थ्री स्टेप्स होने हैं। तो इनपुट पे तो एमिटर सेट ऑफ कर्व्स आ गया, आउटपुट पे कलेक्टर सेट ऑफ कर्व्स आ गया। सेकंड सोचें जी, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारी कोई रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज होती थी, इनपुट पे इनपुट रेजिस्टेंस होगी और आउटपुट पे आउटपुट रेजिस्टेंस होगी। ओके हो गया। थर्ड हमारा पॉइंट होता था गेन का होता था, इनपुट पे क्या होगा हमारा वोल्टेज गेन होगा और आउटपुट पे करंट गेन होगा। ओके जी, अब हम इनको फर्दर आगे जरा डिटेल से देखते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो लेकिन अब हम मूव करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशन शो करती थी इनपुट पैरामीटर्स के बिटवीन। और इनपुट पैरामीटर्स कौन से थे, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या था, इनपुट करंट था एमीटर करंट और इनपुट वोल्टेज वीबीई, ये वही है कॉमन मीटर वाले वीबीई, यानी वीबीई और आईई, वीबीई और आईई के बिटवीन जो रिलेशन शो करती है, जो कर्व या जो सेट ऑफ कर्व जो रिलेशन शो करती है उसे हम नाम क्या देते होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन input current emitter current and input voltage VBE based to emitter voltage for different value of output voltage VCB। output voltage याद रखना है वो VCB है, इस दफा VBC है नहीं, VBC नहीं है, कॉमन मीटर में VBC थे बट VBE कॉमन एमीटर में क्या थे, VCE थे, VCE, और यहाँ पे क्या है VCB है, ये माइंड में रखना है। लें जी तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला स्टेप क्या था हमारा, एमीटर कर्व। तो इसे हम डिफाइन किस तरह से करेंगे कि द सेट ऑफ कर्व्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, द सेट ऑफ कर्व्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एमीटर सेट ऑफ कर्व। तो लें जी अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, एमीटर सेट ऑफ कर्व्स है क्या। एमीटर सेट ऑफ कर्व्स याद रखिए, एमीटर सेट ऑफ कर्व्स या आप इनपुट सिग्नल किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एमीटर बेस को, एमीटर बेस जंक्शन को आप इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी जो कर्व बनती है याद रखें, वोल्टेज और करंट के बिटवीन जो एक कर्व ड्रा होगी, याद रखें एक्स एक्सिस पे अब ये इनपुट कर्व है तो एक्स एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज होंगे और वाई एक्सिस पे इनपुट करंट, यानी एक्स एक्सिस पे VBE होगा और वाई एक्सिस पे IE होगा, एमीटर करंट इनपुट करंट है। तो इसके इन दो पैरामीटर्स के बिटवीन जो एक कर्व ड्रॉ होती है वो याद रखिए वही कर्व है जो हमारी एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड की होती है, वही जिस तरह कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये बात की थी, जिस तरह एक उधर कर्व होती है सिमिलर टू द, यही होती है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड, क्योंकि एमिटर बेस्ड जंक्शन क्या होता है, ये रीजन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। अच्छा अब ये कर्व शो क्या करती है, इस कर्व में जरा ये देखिएगा, ये फिगर देखें, ये आपके सामने कर्व है, एक्स एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे इनपुट करंट है जो कि मिली एम्पेयर में है। ओके हो गया। जब इनपुट वोल्टेज VBE 0 है तो मीटर करंट भी क्या है, 0 है। आपने VBE इंक्रीज करने शुरू किए, ये देखें 0.6 0.7, ये वही बात आ गई कि अगर सिलिकॉन का बना हुआ है क्लियर तो 0.7 पे वो ऑपरेट होगा, जर्मेनियम का है तो वो 0.3 पे होगा। इनकेस अब यहाँ पे सिलिकॉन का है जो कि VCB की 3 डिफरेंट वैल्यूज पर ये 3 डिफरेंट कर्व्स यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई हैं, कि VCB 1 वोल्ट है तो ये कर्व है, VCB 10 वोल्ट है तो ये वाली कर्व है और VCB 20 वोल्ट है तो वो ये वाली कर्व है। ओके हो गया। लेंगे तो यहाँ पे जरा देखें तो ये वही है कि VBE यानी ये IE एमिटर करंट तब इंक्रीज हो रहा है जैसे जंक्शन ब्रेक डाउन होगा। तो याद है ना वो बैरियर पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन वाली बातें, कि वो ब्रेक डाउन होगा तो देन क्या होगा, एमिटर करंट इंक्रीज होगा। ओके हो गया। तो मतलब ये कर्व जो है ये सिमिलर है एक फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह, कि व्हेन VBE increases then emitter current also increases as shown in figure at different value of VCB। ओके हो गया। अच्छा तो यहाँ से हमारे पास दो हाइब्रिड पर, अब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारे लास्ट 2 स्टेप रह गए हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ से हमारे दो हाइब्रिड पैरामीटर या ट्रांजिस्टर कांस्टेंट्स आते हैं और वो कौन कौन से हैं, सेकंड स्टेप पे आ जाएं जी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में सेकंड स्टेप क्या था, इनपुट रेजिस्टेंस। तो अब हम मूव करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की तरफ।
तो नहीं जी, रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस जो होती है, अगर ओम लॉ को देखा जाए तो मैंने बात ये बताई थी पहले भी कि R इज इक्वल टू V बाय I, वोल्टेज और करंट की रेशियो को हम नाम क्या देते हैं? रेजिस्टेंस। V बाय I की रेशियो को, तो चूंकि इनपुट रेजिस्टेंस है तो फिर वोल्टेज कौन से होंगे? इनपुट वोल्टेज, और करंट कौन सा होगा? इनपुट करंट। यानी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बिटवीन जो रेशियो है उसे हम नाम क्या देते हैं? इनपुट रेजिस्टेंस। इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ये बेस मीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, टू द चेंज इन अमीटर करंट यानी इनपुट करंट एट कांस्टेंट VCB कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। लेकिन मैथमेटिकली देखें जरा, ये मैथमेटिकली यहाँ पे देखें तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो ये रेशियो है, चेंज इन इनपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करंट, और कांस्टेंट कौन से वोल्टेज है? आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी? इनपुट रेजिस्टेंस। और हमने बात की थी, याद रखिए कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है। इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास, अच्छा एक और, इनपुट रेजिस्टेंस की क्या होती है? वो लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस होता है। अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात आपको डिटेल में बताई थी, द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस, कि स्लोप का रेसिप्रोकल ले तो वो भी क्या हमारे पास डिफाइंड होता है? इनपुट रेजिस्टेंस टर्म ही डिफाइंड होती है। अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, स्लोप कैसे निकाली जाती थी? स्लोप होती थी y एक्सिस बाय x एक्सिस, y एक्सिस बाय x एक्सिस। अब हमारी कर्व में देखें, y एक्सिस पे क्या था? मीटर करंट था, और x एक्सिस पे क्या था? इनपुट वोल्टेज थे VBE। तो यानी क्या बना फार्मूला? स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस बाय x एक्सिस, मीटर करंट डिवाइडेड बाय VBE बेस टू मीटर वोल्टेज। तो अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, स्लोप का रेसिप्रोकल लें तो वो क्या बनेगा? VBE डिवाइडेड बाय IE, तो वही आ गया वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो ये क्या डिफाइन हो रही है? इनपुट रेजिस्टेंस। लेकिन जी तो थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या था? वोल्टेज गेन। और मैंने आपको बताया था गेन कैसे निकालते हैं। गेन जस्ट लाइक एफिशिएंसी की तरह टर्म है। जिस तरह एफिशिएंसी होती है आउटपुट और इनपुट की रेशियो होती है, तो गेन भी क्या है? आउटपुट और इनपुट की रेशियो है। तो वोल्टेज गेन है तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कौन से थे? VCB। इनपुट वोल्टेज कौन से हैं? VBE। इनके बिटवीन जो रेशियो बनेगी उसे हम नाम क्या देंगे? वोल्टेज गेन। इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, एमीटर करंट। तो वोल्टेज गेन को देखें, ये देखें वोल्टेज गेन का रिलेशन आपके पास मैथमेटिकली आ चुका है कि ये रेशियो है आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वोल्टेज गेन। और मैंने आपको बताया कि इस कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन क्या होता है? हाई होता है, लो होता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन क्या होता है? हाई होता है। ओके हो गया? इसका सिर्फ करंट गेन लो होता है, पावर गेन भी इसका हाई होता है। लेकिन तो ये तो हमारे पास हो गई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम मूव करते हैं अपनी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपके पहले माइंड में आउटपुट पैरामीटर्स होने चाहिए। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज क्या थे? VCB। और आउटपुट करंट क्या था? IC, कलेक्टर करंट। ये दो। तो इन दो पैरामीटर्स के बिटवीन जो कर्व रिलेशन शो करती है, जो सेट ऑफ कर्व रिलेशन शो करती है, उसे हम नाम क्या देते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशन शो करेगी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बिटवीन। आउटपुट करंट क्या है? IC। आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCB फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, जब एमीटर करंट डिफरेंट वैल्यू पे होगा। तो ये तो हमारे पास क्या होगी? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा पहला, उसको फर्दर कैटेगराइज करें तो 3 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था? कलेक्टर सेट ऑफ कर्व। कलेक्टर सेट ऑफ कर्व की डेफिनेशन क्या है? कि द सेट ऑफ कर्व व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम नेम क्या दे रहे हैं? कलेक्टर सेट ऑफ कर्व्स। तो अब वही इसमें भी आपने 4 इंपॉर्टेंट रीजंस जो है ना वो डिस्कस करने हैं, जिस तरह हमने वहां पे डिस्कस किए थे। तो लेकिन यहाँ से सबसे पहले कलेक्टर कर्व को देखते हैं। कलेक्टर कर्व यहाँ पे है क्या? तो याद रखिए कि कलेक्टर कर्व जो है ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बिटवीन ड्रॉ होगी। आउटपुट वोल्टेज ये देख लें, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास VCB है और आउटपुट करंट क्या है? IC। इनके बिटवीन जो कर्व ड्रॉ होगी उससे हम नेम क्या दे रहे हैं? कलेक्टर कर्व। अब ये कलेक्टर कर्व, ये देखिए ये कलेक्टर कर्व आपके सामने आ गई। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज देखें एक्स एक्सिस पे लिए जा रहे हैं VCB, आउटपुट करंट किधर लिया जा रहा है? IC। ये किस एक्सिस पे? Y एक्सिस पे, जो कि मिली एम्पेयर में है। तो यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे जरा एक बात माइंड में रखनी है, ये यहाँ से वोल्टेज देखें, ये 0, फिर 5, 10, 15, 20, और ये एमीटर करंट है। इधर एमीटर करंट ये 0 है कट ऑफ रीजन में। ओके हो गया? फिर एमीटर करंट इंक्रीज हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें ना तो ये कलेक्टर कर्व है Y एक्सिस पे। कलेक्टर कर्व भी देखें, यहाँ से जब एमीटर करंट 1 मिली एम्पेयर है तो कलेक्टर करंट भी मिली एम्पेयर में है। ये भी कितना है? 1 मिली एम्पेयर। अच्छा, यहाँ पे जरा देखें, जब एमीटर करंट जो है ये 2 मिली एम्पेयर है तो कलेक्टर करंट भी कितना है? 2 मिली एम्पेयर।
और जब अमीटर करंट 3 है तो ये भी कितना है 3, और जब अमीटर करंट 7 मिली एम्पेयर है तो कलेक्टर करंट भी कितना है 7। इट मींस आपको यहाँ से पता क्या चल रहा है, यहाँ से ये आपको पता चल रहा है कि अमीटर करंट और कलेक्टर करंट यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। याद रखें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की कलेक्टर कर्व में अमीटर करंट और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, किस में, एक्टिव रीजन में। माइंड में रखिएगा, ये देखें एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन की बात हो रही है। एक्टिव रीजन में अमीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी वो डिपेंड नहीं करते किसके ऊपर, वीसीबी के ऊपर, आउटपुट वोल्टेज के ऊपर उनकी डिपेंडेंस नहीं होती। तो ये देख लें कि फिगर में नोट करें तो अमीटर करंट इंक्रीजेस अबव जीरो, अबव जीरो इधर क्या था जीरो कट ऑफ रीजन में, जब वो इंक्रीज होता है इस जीरो से ऊपर जब इंक्रीज होता है द कलेक्टर करंट इंक्रीजेस टू अ मैग्नीट्यूड, कलेक्टर करंट भी यहाँ से इंक्रीज हो रहा है टू अ मैग्नीट्यूड एसेंशियली इक्वल टू दैट ऑफ द मीटर करंट एज डिटरमाइंड बाय द बेसिक ट्रांजिस्टर करंट रिलेशन। यानी मीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। क्लियर। तो नोट आल्सो द मोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ वीसीबी, आउटपुट वोल्टेज का कोई नेग्लिजिबल इफेक्ट है ऑन द कलेक्टर करंट फॉर द एक्टिव रीजन। मैंने आपको बताया एक्टिव रीजन में वीसीबी का कोई इफेक्ट नहीं होता है इनके ऊपर, वीसीबी इंक्रीज करते जाएं लेकिन वीसीबी का आउटपुट वोल्टेज का जो है इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो ये शो कर रही है कि मीटर करंट और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेट क्या है यहाँ पे इक्वल है, किस रीजन में, याद रखिएगा एक्टिव रीजन में। लेकिन जी तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कलेक्टर कर्व क्या है। अब हम मूव करते हैं अपने 4 इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ, जो कि लास्ट टाइम भी हमने बताए थे। 4 इंपॉर्टेंट रीजन कौन से हैं, सैचुरेशन रीजन था, कट ऑफ रीजन था, एक्टिव रीजन था और ब्रेकडाउन रीजन था। सैचुरेशन रीजन के तो सबसे पहले देखते हैं। सैचुरेशन रीजन क्या था, सैचुरेशन रीजन ये वो रीजन होता है जहां पर ट्रांजिस्टर के दोनों डायोड्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड बाइस होते हैं, यानी उसका मीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस होता है। उस रीजन के नेम क्या देते होते हैं, सैचुरेशन रीजन कहते होते हैं। ट्रांजिस्टर इसमें ऑपरेट नहीं होता। याद रखें सैचुरेशन रीजन सिर्फ स्विचिंग में यूज होता है। सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन ये दोनों स्विचिंग में यूज होते हैं, ये एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं होते। तो ये सैचुरेशन रीजन हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन वो रीजन जिसमें ट्रांजिस्टर के दोनों डायोड्स क्या होते हैं, रिवर्स बाइस होते हैं, यानी उसका मीटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बाइस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन भी क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। उसे हम नेम क्या देते हैं, कट ऑफ रीजन। तो इस फिगर में आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द रीजन इन विच मीटर करंट इज जीरो, इन विच मीटर करंट इज जीरो, उसे हम नेम क्या देते हैं, कट ऑफ रीजन। तो मैंने आपको बता दिया कि सैचुरेशन और ये कट ऑफ रीजन दोनों स्विचिंग के लिए यूज होते हैं, एम्पलीफिकेशन में ये यूज नहीं होते। एम्पलीफिकेशन में जो यूज होते हैं वो क्या है, वो एक्टिव रीजन है। एम्पलीफिकेशन में जो यूज होगा वो एक्टिव रीजन, और एक्टिव रीजन क्या होता है, एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर के एक ऑपरेटिंग रीजन होता है जिसमें ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। इसमें एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है तो एक जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है, यानी एक डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है तो एक डायोड जो होता है वो क्या होता है, वो रिवर्स बाइस होता है। लास्ट देखें तो ब्रेक डाउन रीजन। मैंने आपको बताया था कि ब्रेक डाउन रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होता, कि अगर तो अमीटर करंट, यहाँ पे अमीटर करंट की बात हो रही है, लास्ट में कलेक्टर करंट की बात थी, अगर अमीटर करंट जो है वो मैन्युफैक्चरर की एक रेटेड गिवन वैल्यू से इंक्रीज कर जाए, बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, तो फिर क्या हो सकता है कि ट्रांजिस्टर हमारा जो है वो डैमेज हो सकता है और ट्रांजिस्टर कभी इसमें ऑपरेट नहीं होता। ओके हो गया। तो लें जी ये आपके 4 इंपॉर्टेंट रीजन भी डिस्कस हो गए। तो अब हम मूव करते हैं यहाँ पे एक फिगर में देख लें कि इस फिगर में जरा आपको रीजन फिर दिखाए गए। अच्छा अब ये फिगर और वो पहले वाली फिगर जो है ना कलेक्टर सेट ऑफ कर्व की, दोनों इक्वल हैं। आपको बज़ाहिर नजर आ रहा होगा कि ये जो कर्व्स हैं, ये देखें कि इधर ये तो इधर इस कलेक्टर करंट वर्टिकल एक्सिस से इधर ये लाई कर रही हैं ये वाली, तो उधर भी अगर आप गौर से देखिएगा ना तो उधर भी यही था, 0 और -1 के बिटवीन ही वो लाई कर रही थी। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बड़ा क्लियर शो करवाया जा रहा है कि ये कट ऑफ रीजन है जहाँ पर मीटर करंट 0 है, ये कट ऑफ रीजन, ये उसका एक्टिव रीजन हो गया। ये वाला रीजन जो है ये सैचुरेशन रीजन होगा, और इधर जो होगा अपवर्ड, इधर इधर क्या होगा, वो ब्रेकडाउन रीजन होगा। याद रखिए जब भी कोई फिगर आपने ड्रॉ करनी होती है उसका फिगर कैप्शन लाजमी दिया करें। जिस तरह इस फिगर के नीचे ये एक फिगर कैप्शन, ऐसे फिगर कैप्शन कहते होते हैं, फिगर कैप्शन लाजमी दिया करें हमेशा। लें जी तो अब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे हाइब्रिड पैरामीटर्स या ट्रांजिस्टर कांस्टेंट्स जो हैं वो भी फर्दर दो रह गए हैं, एक आउटपुट रेजिस्टेंस और एक इसका करंट गेन। तो अब हम मूव करते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है। लें जी तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी कि R इक्वल टू V बाय I, यानी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बिटवीन जो रिलेशन होगा उसे हम नेम क्या देंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट वोल्टेज कौन से हैं, VCB, और आउटपुट करंट IC, तो इनके बिटवीन जो रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर मीटर वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन कलेक्टर करंट यानी आउटपुट करंट एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। मैथमेटिकली देखें इसको जरा,
तो ये देखें आउटपुट करंट जो है और नॉट आउटपुट करंट वो इक्वल है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या थी इसकी, आउटपुट रेजिस्टेंस की हाई थी क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन क्या था, सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस इसकी लो थी और आउटपुट रेजिस्टेंस को आपने हाई कर लेना है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, आउटपुट रेजिस्टेंस की हाई है क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है, रिवर्स बाइस है। ओके हो गया। लें जी, तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट करंट गेन रह गया। गेन कैसे निकालते हैं, गेन रेशियो है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके हो गया। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो करंट गेन है तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट के बिटवीन रेशियो। आउटपुट करंट क्या है IC, इनपुट करंट क्या है IE, तो इनको बिटवीन जो रेशियो है उसे हम नेम क्या दे रहे हैं, करंट गेन। मैंने आपको कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, बीटा से। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अल्फा स्पेसिफाइड होता है जस्ट फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा आप किसी और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। अल्फा जब भी कहीं आएगा तो अल्फा से हमें पता चल जाता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो लेंगे मैथमेटिकली देखें, अल्फा इक्वल है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, और जब आउटपुट वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट गेन आ गया। और आपको पता था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन जो होता है या ये यूनिटी होता है या ये यूनिटी से लेस होता है। तो लास्ट पे इसके जरा यूजेस देखें कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम जनरली यूज कहाँ पे करते हैं, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट्स में यूज करते होते हैं। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट्स सच एज माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर या रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स जो होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, इस वजह से हम इसको ऐसे सर्किट्स में यूज करते हैं। लेकिन माइंड में रखिएगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को वाइडली यूज करते हैं कि उसके तीनों पावर गेन क्या होते हैं, वो हाई होते हैं। तो ले जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा मेरे लेक्चर जो है ये कम्प्लीटली आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो ले जी, ओके जी, फिर अल्लाह।